हेलो स्टूडेंट, क्लास चल रही थी हमारी सेकेंड ईयर के। फर्स्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में बताया। नेटवर्क के बाद नेटवर्क के टाइप बताए। नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है, नेटवर्क 2 टाइप्स का होता है, एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क। और नेटवर्क को किसके आधार पर डिवाइड किया था, इलेक्ट्रिक सोर्स के आधार पर। इलेक्ट्रिक सोर्स भी कितने प्रकार का था हमारा, 2 टाइप्स का, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स भी कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का, आइडियल सोर्स और रियल सोर्स। उसी प्रकार से करंट सोर्स भी कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, आइडियल सोर्स और रियल सोर्स। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने आर, जेड, एक्स। क्या बताया था, आर, जेड और एक्स। आर क्या होता है, प्रतिरोध, जेड क्या होती है, प्रतिबाधा, और एक्स क्या होता है, प्रतिघात। और प्रतिरोध और प्रतिबाधा क्या बताया था, प्रतिरोध और प्रतिबाधा। कभी कभी हम प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा और प्रतिबाधा को ही प्रतिरोध बोलते हैं। कब, जब प्रतिघात का मान 0 होता है। अर्थात बताया था जेड क्या होता है, आर प्लस आयोटा एक्स। प्रतिरोध और प्रतिघात का सम्मिश्र रूप ही प्रतिबाधा कहलाता है। आर कैसी होती है, रियल क्वांटिटी, आर ए रियल क्वांटिटी, एक्स इमेजिनरी क्वांटिटी। अर्थात जेड आर के बराबर कब होगा, या जेड इक्वल आर कब होगा, जब एक्स बराबर क्या होगा, 0। उसके बाद पढ़ाया था हमने आपको लूप, शाखा, संधि बिंदु। तो शाखा क्या होती है, किसी नेटवर्क या किसी सर्किट का वह भाग जिसके अंतर्गत धारा का मान विभाजित नहीं होता है, अर्थात धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शाखा कहलाती है। संधि बिंदु क्या था, किसी नेटवर्क या परिपथ में वह बिंदु जिस पर आने वाली धाराओं का मान किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के मान। अर्थात क्या कहें, किसी परिपथ का वह बिंदु जहाँ कम से कम 2 शाखाएं आकर मिलती हैं, संधि बिंदु या नोड बिंदु कहलाता है। संधि बिंदु जैसे एग्जाम्पल लिया था, माना ए बी पी सी। ए बी के अंदर करंट का मान I1, पी के अंदर करंट का मान I2 और पी सी के अंदर करंट का मान I3। तो ए से लेके ए से पी तक करंट के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। अर्थात ए से पी तक करंट का मान सेम, पी से बी तक करंट का मान सेम, पी से सी तक करंट का मान सेम। तो इसलिए ए पी कॉमा पी बी व पी सी क्या होंगे, शाखाएं। क्या कहलाती है ये, शाखाएं। क्यों, शाखा की क्या परिभाषा, किसी नेटवर्क का वह भाग जिसके अंतर्गत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात धारा का मान नियत रहता है, अर्थात धारा का मान कांस्टेंट रहता है, धारा के मान में कोई चेंज नहीं होता है, शाखा कहलाती है। और संधि बिंदु या नोड बिंदु क्या था, वह बिंदु जहां कम से कम 2 शाखाएं अथवा 3 शाखाएं, 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, क्या कहलाता है, संधि बिंदु या नोड बिंदु। देखो AP एक शाखा, PC एक शाखा, PB एक शाखा, तो P पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा संधि बिंदु या नोड बिंदु। लूप क्या था, शाखाओं से निर्मित बंद विद्युत परिपथ क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। अब मैं इसको जोड़ दिया, देखो ये मैंने कहा बंद विद्युत परिपथ। तो एक शाखा ये रही AB, AP, एक शाखा PC। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट लूप, और ये क्या हो गया हमारा सेकंड लूप। इसके अंतर्गत भी करंट का वहाँ फ्लो हो रहा है, इसके अंतर्गत भी करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये बंद विद्युत परिपथ क्या कहलाता है, हमारा लूप फर्स्ट, ये बंद विद्युत परिपथ कहलाएगा लूप सेकंड। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रतिबाधा के प्रकार की प्रतिबाधा कितने प्रकार की होती है। प्रतिबाधा
तो देखो बच्चों, प्रतिबाधा 3 प्रकार की होती है, रैखिक प्रतिबाधा, अरैखिक प्रतिबाधा एवं पार्श्विक प्रतिबाधा या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। फर्स्ट होगी हमारी रैखिक प्रतिबाधा, सेकंड अरैखिक प्रतिबाधा, थर्ड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। अर्थात लीनियर इम्पीडेंस, नॉन लीनियर इम्पीडेंस, बायलेटरल इम्पीडेंस। तो रैखिक प्रतिबाधा, अरैखिक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, रैखिक इम्पीडेंस। तो रैखिक इम्पीडेंस क्या होता है? रैखिक इम्पीडेंस या रैखिक प्रतिबाधा। रैखिक प्रतिबाधा वो है होती है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रतिबाधा के प्रकार। तो प्रतिबाधा कितने प्रकार की बताई? 3 टाइप्स की, रैखिक प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस, अरैखिक प्रतिबाधा, नॉन लीनियर इम्पीडेंस एंड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा अर्थात बायलेटरल इम्पीडेंस। तो रैखिक इम्पीडेंस या लीनियर इम्पीडेंस क्या होता है? वे प्रतिबाधाएं जो ओम के नियम का पालन करती हैं, ओम के नियम का पालन करती हैं, क्या कहलाती हैं? रैखिक प्रतिबाधा अर्थात लीनियर इम्पीडेंस कहलाती हैं। अर्थात सेकंड परिभाषा क्या होगी? ऐसी प्रतिबाधाएं जिसके अंतर्गत धारा व वोल्टता के मध्य वक्र खींचे तो वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, लीनियर इम्पीडेंस या रैखिक प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात वोल्टेज एंड करंट के मध्य क्या खींचेंगे? वक्र, और वो कैसा प्राप्त होगा? एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा। तो क्या कहलाती है? हमारी लीनियर इम्पीडेंस या रैखिक प्रतिबाधा। तो ये वोल्टेज और ये करंट, वोल्टेज और करंट के बिटवीन वक्र खींचा तो क्या मिलेगा हमको? एक सीधी रेखा। ये वक्र क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर इम्पीडेंस। तो क्या कह रहे थे हम? लीनियर इम्पीडेंस। तो लीनियर इम्पीडेंस क्या होता है? ऐसी प्रतिबाधाएं जिसके अंतर्गत वोल्टेज व करंट के बिटवीन वक्र खींचे तो स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा प्राप्त होता है, लीनियर इम्पीडेंस या रैखिक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। या क्या कहें? ऐसी प्रतिबाधाएं जो ओम के नियम का पालन करती हैं, रैखिक प्रतिबाधाएं या लीनियर इम्पीडेंस कहलाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा अरैखिक प्रतिबाधा या नॉन लीनियर इम्पीडेंस, नॉन लीनियर इम्पीडेंस। तो देखो नाम से ये क्या था हमारा? रैखिक प्रतिबाधा, रैखिक प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस। इसका नाम क्या है? अरैखिक प्रतिबाधा। तो रैखिक अरैखिक अर्थात क्या होगी? ऐसी प्रतिबाधाएं, ऐसी इम्पीडेंस जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, अरैखिक प्रतिबाधाएं या नॉन लीनियर इम्पीडेंस कहलाती हैं। रैखिक क्या होगा? जो ओम के नियम का क्या करती हैं? पालन। ओम के नियम का पालन करेंगी, लीनियर इम्पीडेंस, और ओम के नियम का पालन नहीं करेंगी, नॉन लीनियर इम्पीडेंस। अर्थात ऐसी प्रतिबाधाएं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, अरैखिक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। तो इन प्रतिबाधाओं के अंतर्गत यदि वोल्टेज व करंट के बिटवीन वक्र खींचे तो स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त होता है। रैखिक प्रतिबाधाओं के मध्य वोल्टेज व करंट के मध्य वक्र खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होता है। क्या कहलाएगी? हमारी अरैखिक प्रतिबाधा या नॉन लीनियर इम्पीडेंस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी? एग्जाम्पल लीनियर इम्पीडेंस। तो एग्जाम्पल क्या बताया? आर एल सी अर्थात प्रतिरोध, कुंडली व संधारित्र। यदि प्रतिरोध, कुंडली व संधारित्र के अंतर्गत व वोल्टेज व करंट के बिटवीन वक्र खींचेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? सीधी रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। ये प्रतिबाधाएं, ये इम्पीडेंस ओम के नियम का पालन करती हैं। किसका पालन करती हैं? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? वी किसके इक्वल होगा? आई आर। तो वक्र खींचेंगे किसके बिटवीन? वोल्टेज और करंट के बिटवीन। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा। क्या कहलाएंगे? रैखिक प्रतिबाधा
या लीनियर इम्पीडेंस कहलाती है। सेकंड नंबर हमारा अरैखिक प्रतिबाधा। तो क्या हो जाएगी? ऐसी प्रतिबाधाएं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात यदि इनके अंतर्गत वोल्टेज व करंट के बिटवीन वक्र खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी प्रतिबाधाएं नॉन लीनियर इम्पीडेंस या अरैखिक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, इसके अंतर्गत आते हैं नॉन लीनियर इम्पीडेंस अरैखिक प्रतिबाधा। तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के वक्र खींचे होंगे तुमने, निर्गत अवलाक्षण वक्र, निर्गम अवलाक्षण वक्र, तो कैसे प्राप्त होते थे? अर्थात सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होते थे। तो ऐसी प्रतिबाधाएं अरैखिक प्रतिबाधा या नॉन लीनियर इम्पीडेंस कहलाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा द्विपार्श्विक प्रतिबाधा या बाइलेटरल इम्पीडेंस। तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं क्या होती हैं? ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके अंतर्गत धारा की दिशा परिवर्तित करने पर उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं या बाइलेटरल इम्पीडेंस कहलाती हैं। जैसे माना एक हमारे पास एक बैटरी है और ये कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट की, और इसके अंतर्गत करंट फ्लो हो रहा है कितना एम्पियर का? 5 एम्पियर का। ये प्रतिबाधा जेड है। तो बताओ, देखो V बराबर क्या होता है हमारा? IR। तो R बराबर क्या आएगा? V/I। तो R क्या होगा हमारा? जेड बराबर क्या आएगा? 5/5। तो जेड बराबर क्या आ गया? 1 ओम। अब यदि मैं इसकी क्या करूं? डायरेक्शन चेंज करूं। तो देखो डायरेक्शन चेंज की मैंने, माइनस प्लस। करंट कहाँ से फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, अर्थात हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अभी भी इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। तो अब जेड का मान निकालेंगे तो अब भी जेड क्या आएगा? V/I 5/5, अर्थात क्या मिलेगा? 1 ओम। क्या मिलेगा? 1 ओम। तो द्विपार्श्विक। अभी भी इस टाइम करंट कहाँ फ्लो हो रहा था हमारा? इधर की साइड से। अब करंट फ्लो कहाँ आ रहा है हमारा? इधर की साइड से। जेड का मान कितना आया? 1 ओम। इस कंडीशन के अंतर्गत भी जेड का मान कितना आया? 1 ओम। अर्थात धारा की दिशा चेंज करने पर प्रतिबाधा के मान पर, इम्पीडेंस के मान पर कोई प्रभाव पड़ा? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ऐसी प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं या बाइलेटरल प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। LCR अर्थात कुंडली, संधारित्र, प्रतिरोध आदि के अंतर्गत यदि हम धारा की दिशा चेंज करते हैं तो इम्पीडेंस के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना मान इम्पीडेंस पहले होता है, धारा की दिशा चेंज करने के बाद भी, अर्थात धारा की दिशा परिवर्तित करने के बाद भी इम्पीडेंस का मान उतना ही होता है। नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं मैं। यदि किसी स्टूडेंट के मैं एक गाल पर थप्पड़ लगाता हूं तो उसको दर्द उतना ही होगा यदि मैं उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगाऊंगा। तो जितना दर्द उसके इस गाल पर थप्पड़ लगाने से होगा उतना ही दर्द कितना होगा उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगाने से। अर्थात द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इम्पीडेंस। तो बाइलेटरल इम्पीडेंस क्या कहलाती हैं? ऐसी प्रतिबाधाएं जिसके अंतर्गत धारा की दिशा परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात धारा की दिशा चेंज करने पर इम्पीडेंस का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहलाएगी? बाइलेटरल इम्पीडेंस, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा एग्जांपल क्या हो गया? LCR। डायोड, ट्रांजिस्टर, ये इसके एग्जांपल नहीं होते क्योंकि डायोड आपने पढ़ा होगा PN संधि डायोड। इसके अंतर्गत डायोड में क्या होता है? अग्रवाइस और पश्चवाइस। तो अग्रवाइस में क्या होता है? P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव। पश्चवाइस में क्या होता है? P4 नेगेटिव, N4 पॉजिटिव। यदि धारा की दिशा हमने चेंज की, P4 पॉजिटिव जोड़ा, N4 नेगेटिव, तो धारा की दिशा हो गई P से
n की ओर, और ये स्थिति कहलाती है अग्रवाइस। अब हमने धारा की दिशा चेंज की, p को नेगेटिव से जोड़ा, n को पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी फर्स्ट वाइस। क्या कहलाती है? फर्स्ट वाइस। और इसके अंतर्गत करंट का मान क्या होगा? n से p की ओर। तो अग्रवाइस में धारा का मान अधिक होता है, फर्स्ट वाइस में धारा का मान क्या होता है? बहुत कम। अर्थात धारा का मान इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा, तो इम्पीडेंस का भी मान होगा। इसके अंतर्गत धारा का मान विपरीत, तो धारा का मान है ही नहीं है, धारा का मान क्षणिक होता है, तो इसके अंतर्गत इम्पीडेंस का मान नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि द्विपार्श्व प्रतिबाधा के एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा क्या प्रतिबाधा के टाइप्स अर्थात इम्पीडेंस के टाइप्स कंप्लीट हो गए। क्या बताया था? लीनियर इम्पीडेंस, नॉन लीनियर इम्पीडेंस, बाइलेटरल इम्पीडेंस। अब पढ़ते हैं हम किरचॉफ के नियम। ट्वेल्थ क्लास में पढ़ के आए होगे आप। किरचॉफ ने कितने नियम थे? किरचॉफ ने धारा व वोल्टता के लिए 2 नियम दिए थे। पहला नियम था हमारा किरचॉफ का धारा नियम, और सेकंड नियम था हमारा किरचॉफ का वोल्टता नियम। अर्थात फर्स्ट नियम क्या हो जाएगा हमारा? किरचॉफ का फर्स्ट नियम या प्रथम नियम, इसे ही क्या कहते हैं हम? धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ के प्रथम नियम अर्थात धारा नियम के अनुसार क्या होता है? किसी संधि बिंदु या किसी नोड बिंदु या जंक्शन पॉइंट पर धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। और जो आने वाली धारा होती हैं अर्थात इनपुट करंट, आने वाली धाराएं, आने वाली धाराओं को क्या लेते हैं हम? धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, और जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं? ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम क्या कहता है कि किसी नेटवर्क या किसी परिपथ या किसी जाल के अंतर्गत संधि बिंदु या नोड बिंदु या जंक्शन पॉइंट पर धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। ये P पॉइंट क्या हो गया हमारा? नोड बिंदु या संधि बिंदु। माना करंट कितना? इनपुट करंट I1, आउटपुट करंट I2, आउटपुट करंट I3। ऊपर से आ रहा है इनपुट करंट I1, I2, I3, I4, और मान लो I5 कितना जा रहा है? आउटपुट I6। तो किरचॉफ के नियम के, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार अर्थात किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। जबकि हमने क्या बोला था कि इनपुट करंट अर्थात आने वाली धाराओं को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और आउटपुट करंट अर्थात जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो देखो I1 कैसा हो गया? इनपुट करंट, तो I1 क्या हो गया? पॉजिटिव। I2 कैसा हो गया? आउटपुट करंट, तो I2 क्या हो गया? नेगेटिव। I3 क्या हो गया? आउटपुट करंट, तो क्या हो गया? नेगेटिव। I6 क्या हो गया? आउटपुट करंट, तो क्या हो गया? नेगेटिव। I4 क्या हो गया? इनपुट करंट, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। I5 क्या हो गया? इनपुट करंट, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। अर्थात I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I6 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं हम? I1 प्लस I4 प्लस I5 किसके इक्वल होगा? I2 माइनस I3 माइनस I6। तो देखो I1 I2 I1 I4 I5 I1 I4 I5 ये कैसी करंट है? ये कैसा करंट है? हमारा इनपुट करंट अर्थात कैसी धारा है? हमारी आने वाली धारा है। I2 I3 I6 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो
ये सारे की सारी कैसी है, नेगेटिव। यदि हम इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो I2, I4, I6 ये कैसे करंट है हमारा, करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, अर्थात आउटपुट करंट या जाने वाली धारा। तो क्या कह सकते हैं हम, किरचॉफ के प्रथम नियम अर्थात किरचॉफ के वोल्ट धारा नियम के अनुसार क्या होगा, समेशन I बराबर 0। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, आने वाली धाराओं का मान किसके इक्वल होगा, जाने वाली धाराओं के मान के बराबर। अर्थात आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का मान जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आने वाली धाराओं को पॉजिटिव व जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लेते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। या क्या कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है, या आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर करता है, आवेश संरक्षण। अर्थात इसके अंतर्गत आवेश कैसा होगा, संरक्षित होगा, आवेश का मान कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसकी हम क्या करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं, व्याख्या करते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य कैसे करता है। तो देखो, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, हम ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अर्थात आवेश का मान कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। क्या कर रहे हैं हम, आवेश संरक्षण नियम की व्याख्या। अर्थात हमने बोल तो दिया कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर ये कैसे करता है। तो देखो बच्चों, ये क्या लिया हमने, एग्जाम्पल लिया, ये हमारा क्या है, संधि बिंदु या नोड बिंदु या जंक्शन पॉइंट। इधर से करंट फ्लो हो रहा है I1, इनपुट करंट क्या है I1, आउटपुट करंट क्या हो गया I2, इनपुट करंट क्या हो गया I3, आउटपुट करंट क्या हो गया I4, इनपुट करंट क्या हो गया I5, आउटपुट करंट क्या हो गया I6। ठीक है, तो ये क्या है हमारा संधि बिंदु या नोड बिंदु। तो किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि समेशन I बराबर 0, अर्थात किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। और आने वाली धाराओं को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। आने वाली धारा कैसी होंगे, पॉजिटिव, और जाने वाली धारा कैसी होती है, नेगेटिव। अर्थात इनपुट करंट की डायरेक्शन, इनपुट करंट को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, आउटपुट करंट को क्या लेंगे, नेगेटिव। देखो I1, I3 और I5, I1 प्लस I3 प्लस I5, ये तीनों की तीनों कैसी करंट हैं, इनपुट करंट। कैसी करंट है, इनपुट करंट, अर्थात आने वाली धारा। I2, I4, I6, देखो I2 बाहर जा रही है, I4 भी बाहर, I6 भी बाहर। तो I2, I4, I6 कैसे हो गए, आउटपुट करंट। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस I2 माइनस I4 माइनस I6 बराबर 0। ये क्या कहता है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात किरचॉफ का धारा नियम। और हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, dq बटे dt। I का मान क्या होगा हमारा, dq बटे dt, अर्थात आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, हमारी धारा कहलाती है। तो I बराबर क्या होगा हमारा, dq बटे dt। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, dq1 बटे dt।
और I2 बराबर क्या हो जाएगा, dQ2/dt। तो I3 बराबर क्या होगा, dQ3/dt। I4 क्या होगा, dQ4/dt। I5 dQ5/dt एंड I6 dQ6/dt। आवेश करंट बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q/T। तो आवेश का मान कैसा है हमारा, अल्प है, तो I बराबर क्या होगा, dQ/dt। तो देखो I1 I2 I3 I4 I5 I6 के मान कहाँ रखे हम इसको, यदि इसे माने हम समीकरण 1 और इसको बोले हम समीकरण 2, तो समीकरण 2 से मान किसके अंतर्गत रखे हम, समीकरण 1 से। तो देखो क्या मिलेगा बच्चों, I1 बराबर क्या था हमारा, dQ1/dt प्लस I2 क्या होगा, I3 dQ3/dt। I5 क्या हो जाएगा, dQ5/dt माइनस dQ/dt माइनस dQ4/dt माइनस dQ6/dt बराबर 0। अब देखो d/dt क्या आ सकता है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ऊपर देखा d/dt यदि मैंने कॉमन लिया तो क्या लिखूंगा इसको, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1 प्लस Q1 Q3 Q5 Q1 Q3 Q5 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q4 प्लस माइनस Q6 बराबर 0। देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ये क्या है हमारा, माइनस चिन्ह, Q2 के आगे माइनस, Q4 के आगे माइनस, Q6 के आगे माइनस। यह माइनस चिन्ह क्या शो करता है, इस आवेश की प्रकृति को शो करता है। फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक। तो माइनस चिन्ह कर रहा है कि इस आवेश की प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, d/dt कैपिटल Q बराबर 0, अर्थात d/dt कैपिटल Q बराबर क्या आ गया, 0। और यहाँ कैपिटल Q क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, अर्थात कैपिटल Q क्या है, सभी आवेशों का क्या है, योग है। तो देखो d/dt इंटू Q बराबर 0, अर्थात यदि हम Q का क्या करते हैं अवकलन, तो वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। हम जानते हैं d/dt कैसी राशि हो, अचर हो, तो इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है, अर्थात कैसी राशि हो, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो Q क्या हो रहा है, Q का अवकलन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 0। तो Q क्या होगा, कांस्टेंट, अर्थात Q का मान कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात Q का मान कैसा होता है, नियत होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या बताता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी संधि बिंदु या नोड बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर क्या होता है, 0, अर्थात समेशन I बराबर 0। या क्या कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि आने वाली धाराएं अर्थात इनपुट करंट को लेते हैं हम पॉजिटिव, और जाने वाली धाराएं या आउटपुट करंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। सेकंड पढ़ेंगे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता नियम। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।